हेलो डियर स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट चैप्टर के अंदर लेक्चर 7 में आज लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने लेक्चर 6 में आपको बता दिया था कि सोडियम क्लोराइड की जो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या पोजीशंस होती है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, आयंस की, सोडियम कहाँ पे होता है, आयन क्लोराइड आयन कहाँ पे होता है, सीजियम क्लोराइड की यूनिट सेल भी बता दी थी और नियरेस्ट नेबरिंग भी मैं आपको बता चुका था। ए बी टाइप के क्रिस्टल्स चल रहे थे हमारे। ए बी टाइप के क्रिस्टल्स में नेक्स्ट में ले रहा हूँ द स्ट्रक्चर ऑफ जिंक सल्फाइड ZnS। स्ट्रक्चर ऑफ ZnS स्ट्रक्चर इज कॉल्ड जिंक ब्लेंड। स्ट्रक्चर का नाम देते हैं जिंक ब्लेंड या फिर स्क्लेराइट। दो टाइप की क्रिस्टल स्ट्रक्चर में पाया जाता है ZnS की दो टाइप की क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है, एक जिंक ब्लेंड स्क्लेराइट होती है और एक होती है वुडचाइट। जिंक ब्लेंड जो स्क्लेराइट टाइप की स्ट्रक्चर होती है वो होती है CCP टाइप, जबकि वुडचाइट होती है वो HCP टाइप होती है। यानी कि इसके अंदर जो यूनिट सेल होती है वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग वाली यूनिट सेल होती है और इसके या फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल होती है। इसके अंदर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाली यूनिट सेल होती है। अगर हम इसकी बात करें जिंक ब्लेंड की, तो इसमें दो टाइप के आयन प्रेजेंट हैं, Zn+2 और S-2। S-2 CCP लेटिस फॉर्मेट करता है। या इसकी लोकेशन जो होती है वो CCP टाइप या FCC टाइप होती है। ध्यान देना, एनायन यहाँ पे फॉर्मेट करता है लोकेशन। ZnS का जो रेडियस रेशियो है वो 0.2252 0.414 के बीच में होता है। इसका मतलब इसकी जो टेट्राहेड्रल वर्ड बनेगी उनके अंदर Zn+2 प्रेजेंट होता है। Zn+2 प्रेजेंट इन अल्टरनेट ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स। अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वर्ड के अंदर ये प्रेजेंट होता है। टोटल CCP के अंदर 8 टेट्राहेड्रल होती हैं वर्ड। 8 में से अल्टरनेट जो बनेंगी वो 4 बनेंगी, एक छोड़ के एक छोड़ के, मींस पर डायगोनल एक प्रेजेंट होगा। वैसे टेट्राहेड्रल वर्ड पर डायगोनल 2 प्रेजेंट होती हैं, लेकिन अल्टरनेट टीवी इसका मतलब है कि अल्टरनेट टीवी के अंदर प्रेजेंट है, इसका मतलब पर डायगोनल एक टेट्राहेड्रल वर्ड के अंदर वो प्रेजेंट है। तो इसके स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। सल्फाइड आयन को इस टाइप की जो स्ट्रक्चर है, इसमें सल्फाइड आयन को मैं शो कर रहा हूँ इस टाइप से। एक फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर होगी, एक ही यूनिट सेल है इसकी। सल्फाइड आयन प्रेजेंट होंगे कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ द फेस। कॉर्नर और फेस के सेंटर पे सल्फाइड आयन प्रेजेंट होंगे। ये सल्फाइड आयन की लोकेशन है। इसके बाद मैंने बताया कि Zn+2 अल्टरनेट टीवीज के अंदर प्रेजेंट होगा। यानी कि अगर ये हम एक डायगोनल लेते हैं, वो भी बॉडी डायगोनल, तो इस टीवी के अंदर सपोज करो Zn+2 प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ की जो टीवी है उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। इसी टाइप से ये जो बॉडी डायगोनल जा रहा है, इस बॉडी डायगोनल के इस टीवी के अंदर प्रेजेंट होगा Zn+2 को मैं इस टाइप से दिखा रहा हूँ। यानी कि एक इन दोनों में से एक में, इन दोनों में से एक में सेंटर के अंदर टीवी प्रेजेंट है। उसी टाइप से इन दोनों के अंदर से जो दो यहाँ पे छोटी छोटी क्यूब बनी हुई है, उन दोनों में से इसके आगे वाली क्यूब के अंदर और इसके पीछे वाली क्यूब के अंदर, इसके आगे वाली क्यूब और ये बैक साइड में, तो इसके भी आगे वाली क्यूब के अंदर Zn+2 प्रेजेंट है। यानी ये टाइप की यूनिट सेल है इसकी, यूनिट सेल ऑफ ZnS जिंक सल्फाइड, और स्ट्रक्चर है ये जिंक ब्लेंड और स्क्लेराइट टाइप की स्ट्रक्चर है। अगर हम इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो देखें इसका, तो कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो पोजीशन मैंने आपको बता दी। अल्टरनेट टीवीज के अंदर Zn+2 प्रेजेंट होता है। सल्फाइड CCP टाइप के FCC टाइप का लेटिस बनाता है। FCC की लोकेशन बता रखी है आपको, सब कुछ बता रखा है। इसके बाद हम बात कर रहा हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो की। अगर इसका हम कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो देखें, तो Zn+2 का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, Zn+2 का टेट्राहेड्रल वर्ड के अंदर प्रेजेंट है, तो टेट्राहेड्रल वर्ड के अंदर प्रेजेंट होगा तो 4 उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। जैसे मैं इसकी बात करूँ, ये पीछे वाली में था, ये पीछे वाली में, ये आगे वाली में, ये आगे वाली में। इसकी अगर बात करें तो आगे वाली के इससे 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 और इससे टच है, टेट्राहेड्रॉन बना हुआ है, टीवी के अंदर है। तो Zn+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है।
सल्फाइड का अगर देखें तो इस सल्फाइड को कंसीडर कर रहा हूं मैं, इस सल्फाइड इस Zn+2 से, इस Zn+2 से, उसी टाइप से इससे आगे वाले Zn+2 से और इसके बैक साइड वाले Zn+2 से नेक्स्ट यूनिट सेल के अंदर ये सराउंडेड होगा। तो उस कंडीशन में इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया 4, कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो 4:4 है। नंबर ऑफ Zn+2 इन यूनिट सेल विच इज इक्वल टू 4 into 1, सभी बॉडी के अंदर है, टीवीज के अंदर है, जिसका पूरा पार्ट होता है, विच इज इक्वल टू 4 एंड नंबर ऑफ S-2 इन यूनिट सेल विच इज इक्वल टू FCC टाइप है, तो ये भी 4 होंगे। कॉर्नर पे 8 है, 1/8 पार्ट होगा और फेस सेंटर पे 6 है, 1/2 पार्ट होगा। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए 4। देन यूनिट सेल फॉर्मूला, यूनिट सेल जो फॉर्मूला होगा इसका विच इज इक्वल टू Zn4 S4। इसका हम एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज करते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला इज ZnS, जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर है, वो जिंक ब्लेंड है या फिर स्फेराइड टाइप की स्ट्रक्चर है ZnS, यानी कि पर यूनिट सेल ZnS की 4 यूनिट्स हैं। 4 से 4 को काट दिया मैंने यहाँ पे, 4 यूनिट प्रेजेंट है पर यूनिट सेल ZnS की। जिस टाइप से NaCl की एक यूनिट सेल के अंदर 4, NaCl की एक यूनिट सेल में 4 NaCl की यूनिट्स थी, उसी टाइप से यहाँ पे हम बता सकते हैं कि इन वन यूनिट सेल there is 4 ZnS units are present. Means unit cell is FCC और CCP, 4 यूनिट्स प्रेजेंट है। इसका मतलब यूनिट सेल कैसे है, FCC और CCP है, क्योंकि BCC के अंदर 2 यूनिट होती हैं। जैसे सीजियम क्लोराइड की आपको CSCl बनती थी, उसमें बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक टाइप की स्ट्रक्चर बन रही थी, सिंपल क्यूब के जो क्यूबिक वर्ड थी उसके अंदर सीजियम आ रहा था। और यहाँ पे बन रही है FCC और CCP, जिसमें 4 पार्टिकल होता है। तीसरा मैं बता रहा हूँ HCP की कंडीशन देखें हम ZnS की, तो ZnS की ये कंडीशन होती है FCC के अंदर, CCP के अंदर, CCP के अंदर की, HCP के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, वुडजेट HCP टाइप की स्ट्रक्चर होती है। नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल्स, नंबर ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल 6 होते हैं, ऐसा बता रखा है मैंने HCP। तो इसमें जो अरेंजमेंट होता है S-2 फॉर्म HCP यूनिट सेल and Zn+2 presenting alternate TVs, alternate tetrahedral words के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मैं इसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ कि S-2 जब यूनिट सेल HCP बनाएगा, टोटल S-2 6 हो जाएंगे, और Zn+2 के अंदर टेट्राहेड्रल वर्ड्स जो HCP के अंदर होती हैं वो नंबर ऑफ पार्टिकल इफेक्टिव पार्टिकल से जस्ट दुगनी होती है। इफेक्टिव पार्टिकल 6 है तो टेट्राहेड्रल वर्ड 12 हो जाएंगी। अल्टरनेट टीवीज HCP के अंदर 6 होती हैं, FCC के अंदर अल्टरनेट टीवीज 4 होती हैं और HCP के अंदर 6 होती हैं। तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ Zn+2 नंबर ऑफ Zn+2 अल्टरनेट टीवीज के इक्वल होगा, दिस इज 6, और नंबर ऑफ S-2 विच इज HCP में पार्टिकल्स के इक्वल होगा, विच इज 6। देन यूनिट सेल फॉर्मूला विच इज Zn6 S6। एम्पिरिकल फॉर्मूला तो वही आएगा, empirical formula is ZnS. Then in Woodjack structure we can say Woodjack structure के अंदर, in Woodjack structure six ZnS units are present.
जिंक ब्लेंड या स्फेराइट स्ट्रक्चर में ZnS की 4 यूनिट होती है, वुड जेट में ZnS की 6 यूनिट प्रेजेंट होती है। वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड होती है। सेम जो ZnS की स्फेराइट या जिंक ब्लेंड जो स्ट्रक्चर होती है, सेम स्ट्रक्चर होती है डायमंड स्ट्रक्चर। डायमंड में पर पार्टिकल कार्बन होता है। यहाँ पे जो सल्फाइड आयन प्रेजेंट है FCC टाइप और Zn+2 प्रेजेंट है अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड के अंदर, सभी पार्टिकल्स की जगह पे कार्बन पार्टिकल प्रेजेंट होता है डायमंड के अंदर, यानी S-2 की जगह पे भी कार्बन होता है और जो Zn+2 प्रेजेंट है अल्टरनेट TVs के अंदर, उसके अंदर भी प्रेजेंट होता है कार्बन। तो अगर हम पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ डायमंड की बात करें, यानी सेम स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड सिमिलर विद स्फेराइट, स्फेराइट स्ट्रक्चर से बिल्कुल सिमिलर होती है डायमंड की जो स्ट्रक्चर होती है। तो स्फेराइट या जिंक ब्लेंड की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ डायमंड, अगर डायमंड के केस में हम देखें तो इसको ये क्यूबिक टाइप की यूनिट साइड है, इसकी साइड को मैं एज मान रहा हूँ, तो यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी विच इज √3 है। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर बॉडी डायगोनल की डिस्टेंस कितनी होगी, √3 है, और यहाँ पे √3 है विच इज इक्वल टू 8 रेडियस ऑफ कार्बन हो जाएगा। वेयर इज R इज रेडियस ऑफ कार्बन। डायमंड में सभी पार्टिकल कार्बन के होते हैं। तो मैं यहाँ पे बात करूँ कि इस एक कार्बन ये था, एक कार्बन ये था, दोनों के सेंटर की जो बीच की डिस्टेंस है वो R और R 2R हो गई। यहाँ से यहाँ 2R होगी, 1/4 डिस्टेंस है बॉडी डायगोनल का, तो जस्ट इससे 4 गुना कर दिया हमने, 8R हो गया। 2R 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 एंड 2R मीन्स 8R के इक्वल हो गया, मीन्स A इज इक्वल टू 8R डिवाइड बाई √3। ये तो हो जाएगा A। टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स या टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल, यूनिट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स हैं विच आर 8 पार्टिकल हैं। क्यों? क्योंकि 4 सल्फाइड की जगह है तो 4 पार्टिकल हुए, 4 जिंक की जगह Zn+2 की जगह तो भी 4 पार्टिकल हुए। टोटल 4 + 4 8 पार्टिकल हो गए। FCC टाइप है कार्बन तो 4 पार्टिकल हो गए, अल्टरनेट TVs के अंदर तो 4 और हो गए। टोटल कार्बन के पार्टिकल्स कितने, 8 हैं। मींस ऑक्यूपाइड स्पेस, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम विच इज इक्वल टू 8 × 4/3 πr। ये ऑक्यूपाइड वॉल्यूम हो चुका है, ये ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है। और टोटल वॉल्यूम दिस इज इक्वल टू A क्यूब। यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम ये है। हम पैकिंग फ्रैक्शन दे सकते हैं, ऊपर से मिटा रहा हूँ इसको। पैकिंग फ्रैक्शन दिस इज इक्वल टू ऑक्यूपाइड वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम। वो इसके अंदर कितना है, 8 × 4/3 32, 8 × 4/3 πr³। ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम A क्यूब आ जाएगा यहाँ पे। और A आपको बता रखा है कितना है, 8 × 4 डिवाइड बाई 3 πr³ डिवाइडेड बाई A की वैल्यू हमने निकाली है 8R डिवाइड बाई √3, इसका क्यूब हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 8 × 4 πr³ डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 8 × 64 डिवाइड बाई 3√3 r³। कैंसिल क्या होगा, r³ से r³ कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, और ये 16 टाइम कैंसिल हो जाएगा इससे। देन विच इज इक्वल टू पैकिंग फ्रैक्शन विच इज इक्वल टू पाई √3 ऊपर चला जाएगा, √3 π/60। ये जो पैकिंग फ्रैक्शन है ये आ जाएगा डायमंड का। हमने एक पैकिंग फ्रैक्शन निकाला था BCC के अंदर। BCC का जो पैकिंग फ्रैक्शन था वो था √3 π/8। BCC में √3 π/8 था और ये √3 π/60 है, यानी कि इसका पैकिंग फ्रैक्शन इसके पैकिंग फ्रैक्शन से जस्ट दुगुना है। और इसका पैकिंग फ्रैक्शन 0.68 था, 68% पैकिंग एफिशिएंसी थी उसकी। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 0.34 पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी विच इज 34%। यानी डायमंड के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी 34% होती है। और वैकेंसी जो होती हैं यूनिट सेल के अंदर वो 100 में से इसको माइनस कर देंगे, 100 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 66%। 66% डायमंड के अंदर खाली पार्ट होता है, वैकेंट पार्ट होता है, और 34% पैकिंग एफिशिएंसी होती है उसकी डायमंड की।
जो कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जो स्ट्रक्चर होती है उससे जस्ट हाफ होती है। ये थी जिंक सल्फाइड, वुड जैक भी बता दी मैंने, जिंक ब्लेंड भी बता दी, और पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ डायमंड भी बता दिया मैंने कि कितना % होता है। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ डायमंड है, ये जनरली पूछा जाता है इंजीनियरिंग और मेडिकल की जो एग्जाम्स होते हैं उन एग्जाम्स में पैकिंग फ्रैक्शन पूछे जाते हैं, इनकी स्ट्रक्चर पूछी जाती है, इनका पार्टिकल रेशियो कितना है, डायमंड के सॉरी जिंक सल्फाइड का पार्टिकल रेशियो क्या आया था, पार्टिकल रेशियो भी 4:4 था, और कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो भी कितना था, 4:4 था। उसी टाइप से डायमंड का जो पार्टिकल्स है वो 8 है, क्योंकि सभी पार्टिकल कार्बन के हैं इसलिए यहाँ पे रेशियो नहीं देंगे, और इसका पैकिंग फ्रैक्शन 0.34 है। 66% इसके अंदर वैकेंसीज प्रेजेंट होती है। इसके बाद बात करता हूँ मैं AB2 टाइप क्रिस्टल्स की। अभी तक AB टाइप क्रिस्टल्स थे, अब बात कर रहा हूँ मैं AB2 टाइप। AB2 टाइप में एक आयन ऐसा होगा जिसकी वैलेंसी +2 और एक आयन ऐसा होगा जिसकी वैलेंसी -1, या फिर एक आयन ऐसा होगा जिसकी वैलेंसी -2 और एक आयन ऐसा है जिसकी +1 है। इस टाइप के क्रिस्टल्स मीन्स कैटायन की वैलेंसी 2 हो सकती है, एनायन की 1 और एनायन की 2 हो सकती है, कैटायन की कितनी हो सकती है 1। इसमें नंबर फर्स्ट पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कैल्शियम फ्लोराइड CaF। कैल्शियम फ्लोराइड के स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे फ्लोराइड स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, Ca+2 आयन प्रेजेंट होते हैं और H- आयन प्रेजेंट होते हैं। Ca+2 आयन और H- आयन, Ca+2 आयन FCC टाइप होते हैं या CCP टाइप होते हैं। CCP टाइप अरेंजमेंट का मतलब कि कॉर्नर एज वेल एज फेस के सेंटर पर प्रेजेंट होंगे कैल्शियम आयन। फ्लोराइड आयन होते हैं इन ऑल टीवीज, सभी टेट्राहेड्रल वर्ड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। टीवी का मतलब है यहाँ पे टेट्राहेड्रल वर्ड्स, सभी टेट्राहेड्रल वर्ड्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। तो इसके लिए हम बता रहा हूँ मैं इसका क्रिस्टल बना के। ये एक यूनिट सेल है जिसकी CF2 की फ्लोराइड टाइप की स्ट्रक्चर है। इसमें जो Ca+2 आयन है वो CCP है, उसको मैं इस टाइप से नोट कर रहा हूँ। H-2 है वो टेट्राहेड्रल वर्ड्स में प्रेजेंट है, उसको मैं इस टाइप से नोट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बात करूँगा तो Ca+2 किस टाइप की होगी, Ca+2 कॉर्नर्स पे होगी। Ca+2 आयन प्रेजेंट ऑन कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ द फेस, फेस के सेंटर पे होगा, ये Ca+2 आयन है। इसके बाद बात टेट्राहेड्रल वर्ड्स, इसके अंदर एक प्रेजेंट है। सभी टेट्राहेड्रल वर्ड पे कौन प्रेजेंट होगा, एक टेट्राहेड्रल वर्ड और एक दो टेट्राहेड्रल वर्ड एक डायगोनल पे होंगी, दूसरे डायगोनल पे भी दो टेट्राहेड्रल होंगी। तो एक फ्लोराइड यहाँ प्रेजेंट है, एक फ्लोराइड यहाँ प्रेजेंट है, एक फ्लोराइड यहाँ प्रेजेंट है, एक यहाँ पे प्रेजेंट है। इसी टाइप से एक बैक साइड में, एक फ्रंट में, एक बैक में और एक फ्रंट साइड में ये प्रेजेंट होगी 8 फ्लोराइड। यानी कि अगर फ्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर देखें हम तो ये एक इससे टच है, एक इससे टच है, एक इससे टच है और एक इससे टच है, केवल 4 से टच है। Ca+2 आयन है वो कितने से टच रहेगा, 2 से यहाँ से, 2 से यहाँ से, 2 फ्लोराइड यहाँ पे, 2 फ्लोराइड यहाँ पे, टोटल 8 फ्लोराइड से टच होगा। तो 8 फ्लोराइड से टच है, इसका मतलब क्या है कि Ca+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, जबकि F- टेट्राहेड्रल वर्ड में प्रेजेंट है, इसलिए उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो यहाँ पे आ जाएगा विच इज इक्वल टू कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है और फ्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो 8:4 होगा। जस्ट नंबर ऑफ Ca+2, अगर नंबर ऑफ कैल्शियम आयन इसके अंदर हम देखें तो नंबर ऑफ Ca+2 जो आयंस होंगे वो कितने प्रेजेंट होंगे, FCC टाइप है या CCP टाइप है, विच आर 4। कौन कौन वहां पे प्रेजेंट है ये बता रखा है मैंने आपको। और नंबर ऑफ H- दिस इज इक्वल टू 8 इन ऑल टीवीज, ऑल टीवी के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए कितने हो गए, 8 हो गई। पार्टिकल रेशियो कितना हो जाएगा, पार्टिकल रेशियो विच इज इक्वल टू 4:8। ध्यान दे लेना फ्लोराइड स्ट्रक्चर के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो 8:4 होता है और पार्टिकल रेशियो 4:8 होता है। ये इसकी स्ट्रक्चर है, इसलिए यूनिट सेल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पार्टिकल रेशियो के अकॉर्डिंग यूनिट सेल फॉर्मूला आ जाएगा। और यूनिट सेल फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा 4 पार्टिकल कैल्शियम के हैं Ca4 और 8 पार्टिकल फ्लोरीन के हैं F4। देन एम्पिरिकल फॉर्मूला विच इज इक्वल टू Ca4 एंड F8 है, Ca4 एंड F8
देन एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसका, 4 से 1 को काट दिया हमने, देन CaF2, यानी कि हम बता सकते हैं कि एक यूनिट सेल में CaF2 की 4 यूनिट प्रेजेंट है। इन 1 यूनिट सेल 4 units of CaF2 are present. Then unit cell, ये यूनिट सेल है इसकी, then unit cell is FCC. यूनिट सेल किस टाइप की होगी, FCC टाइप की, क्योंकि FCC यूनिट सेल में 4 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे CaF2 की 4 यूनिट्स प्रेजेंट है। फ्लोराइड छोटा आयन है, मैंने आपको बता रखा है कि जो बड़ा आयन होता है वो तो लेटिस बनाता है, और जो छोटा आयन प्रेजेंट होता है वो वर्ड्स के अंदर फिट हो जाता है। यहाँ छोटा आयन फ्लोराइड था जो वर्ड्स में फिट हो गया, और Ca+2 के अंदर ने यहाँ पे लेटिस बना दिया। इसके बाद नेक्स्ट बात कर रहा हूँ मैं सेकेंड, इसी में थोड़ा सा फेरबदल कर रहा हूँ मैं। सेकेंड इज Na2O, सोडियम ऑक्साइड। इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, यानी कि बिल्कुल ऑपोजिट होती है इससे, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं जहाँ पे कैटायन प्रेजेंट है इसमें वहाँ पे एनायन प्रेजेंट होता है, इसमें जहाँ पे एनायन प्रेजेंट है इसमें यहाँ पे कैटायन प्रेजेंट होता है। इसमें जो पार्टिकल का रेशियो कितना आ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो 8:4 है, तो इसमें 4:8 होगा। इसमें पार्टिकल का रेशियो 4:8 है, तो इसके अंदर 8:4 होगा। यूनिट्स इसके अंदर वही 4 होंगी, Na2 की। तो यहाँ पे इस टाइप से शो कर रहा हूँ मैं इसको, इसलिए इसको नाम दिया है एंटी फ्लोराइड नाम देने का बेसिक रीजन क्या है कि कैटायन की जगह पे एनायन, और एनायन की पोजीशन पे कैटायन प्रेजेंट होने की वजह से फ्लोराइड स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पे दूसरा नाम दे दिया एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। यानी कि एक तो इसमें Na+ आयन प्रेजेंट है, और एक O-2 CCP लैटिस बनाता है, उसके अंदर Ca+2 CCP बना रहा था, जबकि Na+ ऑल टीवीज के अंदर इन ऑल टीवीज ऑल टेट्राहेड्रल बॉडी में उसमें F- ऑल टीवीज में था। तो स्ट्रक्चर यही होगी। यहाँ पे मैं अगर देखता हूँ तो Na+ को मैं शो कर रहा हूँ किस टाइप से, इस टाइप से, और ऑक्साइड को मैं शो कर रहा हूँ इस टाइप से। तो यूनिट सेल ही होगी, ऑक्साइड ने CC बना लिया और सोडियम ने A बना लिया। कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो, अब ये जो आयन है ये सोडियम आयन है, और ये जो आयन है ये कौन सा आयन है, O-2। O-2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, और Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। क्यों? क्योंकि वो टेट्राहेड्रल बॉन्ड के अंदर प्रेजेंट है। कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो सोडियम का 4 और ऑक्साइड का 8, कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो 8 होगा। नंबर ऑफ Na+ विच आर 8, क्योंकि सभी टीवीज के अंदर प्रेजेंट है तो 8 पार्टिकल अंदर ही प्रेजेंट है। नंबर ऑफ O-2 विच आर 4, क्योंकि CCP टाइप है इसलिए केवल 4 पार्टिकल होंगी। तो पार्टिकल रेशियो क्या आ जाएगा, 8:4। फ्लोराइड स्ट्रक्चर जो इससे पहले मैंने बताई उसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो 8:4 था, इसके अंदर 4:8 है। पार्टिकल रेशियो उसके अंदर 4:8 था, इसके अंदर 8:4 है। जस्ट ऑपोजिट हो गया दोनों। उसके अंदर जो कैटायन था Ca+2 वो CCP लैटिस बनाता था, इसके अंदर एनायन O-2 CCP लैटिस बनाता है। उसके अंदर एनायन F- ऑल टेट्राहेड्रल बॉडीज में प्रेजेंट था, इसमें Na+ कैटायन ऑल टेट्राहेड्रल बॉडीज में प्रेजेंट है, इसलिए बिल्कुल ऑपोजिट होने की वजह से इस स्ट्रक्चर को हम नाम दिया एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। यही भी बनानी है आपको, कौन कहाँ पे प्रेजेंट है वो दिखाना है। इसके बाद यूनिट सेल फॉर्मूला क्या आ गया, यूनिट सेल फॉर्मूला हो गया यहाँ पे Na8O4, सोडियम 8 है और ऑक्सीजन 4 है। देन एम्पिरिकल फॉर्मूला Na2, एम्पिरिकल फॉर्मूला ये हो गया। देन 4 Na2O यूनिट्स प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल। एक यूनिट सेल के अंदर यहाँ पे 4 Na2 की यूनिट्स प्रेजेंट है, 4 Na2 की यूनिट्स प्रेजेंट है। क्लियर हो गया होगा ये? इसको मिटा रहा हूँ, मैं इनके एग्जांपल्स की बात कर रहा हूँ। 3-4 टाइप की स्ट्रक्चर्स बनाई गए। एग्जांपल्स, एक तो मैंने आपको बॉक्स शॉर्ट टाइप की स्ट्रक्चर बताई, NaCl टाइप। तो इसके एग्जांपल्स हैं, एक तो NaCl है, KCl है, KBr है, AgBr है, RBI है, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं।
इन्हीं टाइप की स्ट्रक्चर होती है, रोशहाल टाइप की, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैटायन कहाँ पे होता है और एनायन कहाँ पे होता है। सेकंड CsCl टाइप, इसके एग्जांपल ले सकते हैं हम CsBr, CsI, TlCl, TlI। इसके बाद थर्ड स्ट्रक्चर बताई मैंने स्फेलराइट टाइप या जिंक ब्लेंड। एक का एग्जांपल मैंने बता दिया आपको डायमंड, एक ZnS है इसका एग्जांपल, एक CuCl है, CuI है, CuBr है, एक है AgI और BrI। ये सभी सॉलिड्स स्फेलराइट या जिंक ब्लेंड टाइप के एग्जांपल्स हैं। इसके बाद इसके अंदर मैंने वुड जैक बताया, जिसका मैंने एग्जांपल आपको बता दिया है। 4 नंबर की बात कर रहा हूं मैं, फ्लोराइड स्ट्रक्चर। फ्लोराइड स्ट्रक्चर की एक तो एग्जांपल मैंने आपको बताया CaF2, CaCl2, CaBr2, ये भी एग्जांपल ले सकते हैं इसका हम, CaF2, CaCl2, CaBr2, BaCl2 एंड BaF2, ये सभी फ्लोराइड टाइप की स्ट्रक्चर के एग्जांपल्स हैं। 5th नंबर में मैंने आपको बता दिया एंटी फ्लोराइड। एक तो Na2 सोडियम ऑक्साइड है, K2O है, Li2O है, Rb2O है, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। तो इस टाइप के एग्जांपल भी आपको इनके साथ याद रखने हैं। अब मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट उस और टाइप की यूनिट सेल्स की जिनके बारे में भी IIT जी मेन और एडवांस नीट एम्स सबके अंदर जिपमेर वगैरह में पूछे जाते क्वेश्चंस हैं। स्पाइनल और एंटी स्पाइनल या रिवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर। तो स्पाइनल स्ट्रक्चर की पहले हम बात करूंगा। स्पाइनल स्ट्रक्चर एग्जैक्टली जो स्पाइनल स्ट्रक्चर बनाते हैं उन कंपाउंड्स का नाम देते हैं हम, जिनमें A, B2, O4 टाइप की यूनिट्स होती हैं। इनमें जो A है वो कैटायन है इन फॉर्म ऑफ A+2, B है वो भी कैटायन है इन फॉर्म ऑफ B+3, और O है वो ऑक्साइड है O-2 की फॉर्म में। ये कैटायन है A+2 की, यानी कि एक आयन तो A+2 है, B है वो +3 है, जो दोनों कैटायन है, और O-2 है। हमेशा ही कोई भी क्रिस्टल ऑलवेज क्रिस्टल आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हमेशा ही क्रिस्टल हमेशा ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब नेट कैटायनिक चार्ज इज इक्वल टू नेट एनायनिक चार्ज। कभी भी किसी क्रिस्टल पे कोई चार्ज नहीं होता, नेट चार्ज 0 होता है उसका। जितने कैटायंस होते हैं या जितने आयन प्रेजेंट होते हैं पॉजिटिव, उतने ही आयन उसके अंदर नेगेटिव प्रेजेंट होते हैं। उतने ही आयन का मतलब उतना ही चार्ज प्रेजेंट होता है। नंबर ऑफ आयंस अलग अलग हो सकते हैं लेकिन चार्ज उतना ही प्रेजेंट होगा, यानी कि ऑलवेज क्रिस्टल आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो जनरली जो स्पाइनल स्ट्रक्चर वाले फॉर्मूलाज होते हैं वो इस टाइप के होते हैं कि AB2 मीन्स A+2 के अंदर है, B+3 के अंदर है, और O-2 के अंदर होता है। ऑक्साइड नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। This is mixture of AO plus B2O3। ये मिक्सचर होता है AO का A+2 में, O-2 में, B2O3। नेट चार्ज 0 हो गया क्योंकि नेट 4 ये है क्या है, नेगेटिव है, तो -8 चार्ज इस पे हो गया, +2 इस पे हो गया, और प्लस का 6 2 है, ये +3 तो +6 +2 +8, और इसमें -8। नेट चार्ज कितना हुआ, 0। इस टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है उनको बता देते हैं स्पाइनल स्ट्रक्चर। A और B डिफरेंट टाइप के एटम्स होंगे। एक ऐसा एटम होगा जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और एक ऐसा एटम होगा जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और दोनों के नेचर भी अलग अलग होगा। यानी कि दोनों ही आयरन नहीं हो सकते, दोनों ही जिंक नहीं हो सकते, दोनों ही मैग्नीज नहीं हो सकते। एग्जांपल ले सकते हैं हम इसका FeAl2O4। ये मिक्सचर है जिसका Fe होगा प्लस Al2O3 का, जिसमें आयरन सेकेंड है और एल्यूमिनियम थर्ड है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसी टाइप से Zn Al2O4 मिक्सचर ऑफ ZnO प्लस Al2O3। इसी टाइप से Mg, जिंक यहाँ +2 में है, एल्यूमिनियम यहाँ पे +3 में है। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, ये नेट चार्ज इसका 0 हो गया।
MgAl2 O4, मिक्सचर ऑफ MgO प्लस Al2 O3, इसका मिक्सचर होता है। तो मैग्नीशियम यहाँ +2 में, MgO और एल्यूमिनियम यहाँ पे +3 के अंदर प्रेजेंट है। तो इसके अंदर जो प्रेजेंस होती है, इनकी जो यूनिट सेल होती है वो FCC टाइप होती है या फिर CCP यूनिट सेल होती है, FCC और CCP यूनिट सेल। बट A+2 जो +2 आयन प्रेजेंट है, presenting 1/8 part of tetrahedral bonds, 1/8 पार्ट में टेट्राहेड्रल वर्ड्स में प्रेजेंट होता है, यानी कि टोटल 8 टेट्राहेड्रल होती हैं वर्ड FCC के अंदर, उसमें से केवल एक में प्रेजेंट होता है। कौन? A+2, यानी जितने भी TVs हैं उनमें से केवल एक में प्रेजेंट है। और B+3 प्रेजेंट in half of octahedral words. आदि ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के अंदर कौन प्रेजेंट होता है? B+3 प्रेजेंट होता है। आदि ऑक्टाहेड्रल वर्ड का मतलब FCC के अंदर 4 ऑक्टाहेड्रल वर्ड होती है, 4 ऑक्टाहेड्रल वर्ड होती है, उनमें से 2 ऑक्टाहेड्रल वर्ड के अंदर B+3 प्रेजेंट होता है। और जो यूनिट सेल फॉर्मेट की जाती है वो O-2 करता है, O-2 एज CCP और HCC, यानी यूनिट सेल फॉर्मेट करता है O-2, A+2 और B+3 जो प्रेजेंट होते हैं वो वर्ड्स में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन सी वर्ड ऑक्यूपाइड होती है? 8 TVs के अंदर से 1 TV ऑक्यूपाइड होती है A+2 से, और 4 OVs के अंदर हाफ मीन्स 2, 4 का हाफ 2 हो गया, 2 OVs ऑक्यूपाइड होती है B+3 से। क्रिस्टल स्ट्रक्चर इस टाइप की बन जाएगी इसमें। इसी को मैंने एक यूनिट सेल ले लिया, बड़ी यूनिट सेल। O-2 प्रेजेंट एट दिस CCP एंड A+2, कोई भी A+2 हो सकता है इनमें से, A+2 लाइक दिस इन TVs और B+3 लाइक येलो दिस इन OV। अब ये मैंने बताया आपको कि इन 1 TV और इन 2 OV, यानी O-2 को अगर देखें तो O-2 यहाँ पे प्रेजेंट है कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर। ये प्रेजेंट है O-2। A+2 टीवी के अंदर प्रेजेंट है। सपोज करो कि ये एक टीवी है इस डायगोनल पे, 2 टीवी होंगी, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। यहाँ के टीवी के अंदर प्रेजेंट है कौन? A+2, ये O-2 थे। तो B+3 कहाँ पे प्रेजेंट होगा? 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1 हो गया। टोटल 2 प्रेजेंट दिखानी हमें, 1/4, 1/4 एंड 1/4 एंड 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 2। और खाली कौन सी लगी? एक तो ये टीवी, एक 2 यहाँ पे टीवी, 2 यहाँ पे टीवी, 2 यहाँ पे टीवी, बिल्कुल वैकेंट पड़ी हुई है। जबकि ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड, ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड, ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड, ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड, ये भी क्या है? वैकेंट है। यानी टोटल ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितनी होती है? यहाँ पे 4 होती हैं। 4 में से कितनी ऑक्यूपाइड है? 2 ऑक्यूपाइड है। किस टाइप से ऑक्यूपाइड है? 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1 हो गया, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1 हो गया, टोटल 2 ऑक्यूपाइड। इसके बाद 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, ये क्या होती है? यहाँ पे वैकेंट प्रेजेंट होती है, यानी कि एक यहाँ पे वैकेंट होगी ये, और एक सेंटर की जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड होती है वो भी वैकेंट है। तो इस केस के अंदर ये इसकी स्ट्रक्चर होगी। इस केस के अंदर अगर हम देखें तो परसेंटेज ऑफ टीवी ऑक्यूपाइड बाय A+2 which is 12.5%। टोटल 8 होती हैं, 8 में से 1 ऑक्यूपाइड है।
and percentage of OV occupied by B plus 3 which is 50%. टोटल 4 होती है, 4 में से 2 कंप्लीटली ऑक्यूपाइड है, पर का पार्ट 1/4 है इसलिए इतना दिखाया मैंने यहाँ पे। देन ये तो 12.5% क्या होती है, ऑक्यूपाइड होती है, ये 50% ऑक्यूपाइड होती है। तो ये वैकेंसी कितनी रहेगी इसमें, 87.5% वैकेंट होंगी, टीवीज होंगी, और जो ओवीज होंगी वो कितनी परसेंट, 50% क्या रहेंगी, वैकेंट प्रेजेंट होगी। ये थी स्ट्रक्चर कौन सी, स्पाइनल स्ट्रक्चर। फॉर्मूला क्या आ गया इसमें कि एक तो आपके पास A+2 प्रेजेंट है, एक आपके पास B-3 है, सॉरी +3 वो 2 है, और O-2 है वो 4 है, तो दैट फॉर्मूला यूज है। इस टाइप की स्ट्रक्चर को नाम देते हैं स्पाइनल स्ट्रक्चर, और ये भी FCC टाइप होता है। अब मैं बात करता हूँ रिवर्स स्पाइनल और इनवर्स स्पाइनल, थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसमें। Fe3O4 कैटायन दोनों है, Fe+2 भी है और Fe+3 भी है, यानी कि इट इज मिक्सचर ऑफ FeO प्लस Fe2O3। यहाँ पे FeO के अंदर ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, FeO2O3 के अंदर ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि स्ट्रक्चर तो वैसे ही होनी चाहिए कि एक तो कैटायन है +2 में और एक कैटायन किसमें, +3 में, लेकिन दोनों कैटायन सिमिलर एलिमेंट के हैं, इसलिए इस टाइप की स्ट्रक्चर बनती है, उसको नाम देता है इनवर्स स्पाइनल। और ये इस टाइप से बनेगी, इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, चेंज क्या आएगा वो मैं बताऊंगा। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं हमें इसका, Mn3O4, इसमें भी क्या हुआ, एक तो MnO है और एक Mn2O3 है, ये +2 में है और ये +3 का रिप्रेजेंट है, सिमिलर एलिमेंट है। एक एग्जांपल हो जाएगा Pb3O4। अब Pb3O4 में एक तो PbO है, दो तो PbO है और एक PbO4 है। यहाँ पे अगर देखें हम तो लेड यहाँ पे +2 में है और यहाँ पे लेड +4 में, +3 में नहीं है, लेकिन कंडीशन वही होती है कि ये पोजीशन ये लेते हैं और ये पोजीशन ये ले लेते हैं। जो +2 वाला है वो +3 की जगह चला जाएगा यहाँ पे, जो +4 वाला है वो यहाँ पे +2 की जगह चला जाएगा। तो एक ही आयन ये है, यहाँ पे एक आयन है, ये 2 आयन थे, यहाँ पे ये 2 आयन है, तो पोजीशन अपोजिट हो जाएगी, पोजीशन की पोजीशन। इसके केस में क्या हो जाता है, थोड़ा सा चेंज आ जाता है, स्ट्रक्चर यही रहेगी, थोड़ा सा इसमें चेंज होगा। इसमें जो Fe+3 है प्रेजेंट इन 1/8 of TB एंड अदर Fe+3, इसके केस की बात कर रहा हूं मैं। एक Fe+3 1/8 of TB में होता है, एक Fe+3 होता है प्रेजेंट इन 1/4 of OV। एक ऑक्टाहेड्रल में होता है 1/4 में, और एक टीवी के अंदर होता है 1/8 टीवी के अंदर। जो Fe+2 प्रेजेंट होता है इन 1/4 ऑफ OV, यदि Fe+2 ऑफ OV में होता है, उसमें +2 वाला किस में रहता था, टीवी में, यहाँ पे +2 वाला कितना होता है, OV में, उसमें +3 वाला किस में था, OV में, यहाँ पे OV में भी है और टीवी में भी है, इसलिए स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया हमने, इनवर्स स्पाइनल। इनकी भी इसी टाइप की स्ट्रक्चर होगी। तो पोजीशन कहाँ पे हो जाएगी, यूनिट सेल तो इसी टाइप की बनी, कौन यूनिट सेल बनाता है, O-2 फॉर्म CCP यूनिट सेल, CCP यूनिट सेल बनाता है। इसके बाद मैंने बात की कि +3 1/8 टीवी में, यानी कि यहाँ पे जो टीवी थी उसमें यहाँ पे Fe+3 होगा, और Fe+3 प्रेजेंट इन 1/4 ऑफ OV, 1/4 ऑफ OV के अंदर भी Fe+3 होगा, यानी कि यहाँ पे Fe+3 दिखा दिया मैंने, ये दोनों क्या है, Fe+3। उसके साथ साथ प्रेजेंट इन 1/4 ऑफ OV कौन, Fe+2। 4 OV होती है, 4 ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के, एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड के अंदर Fe+2 प्रेजेंट है। Fe+2 को मैं इस टाइप से दिखा रहा हूँ, एक में ही दिखाना है हमें, तो कहीं पे भी दिखा सकते हैं। इट इज Fe+2, इट इज Fe+2, इट इज Fe+2 और इट इज Fe+2। 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4, यानी कि प्रेजेंस होती है, इसको नाम देते हैं हम इनवर्स स्पाइनल। ये वाले कंपाउंड भी इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब इनकी प्रेजेंस के अकॉर्डिंग परसेंटेज दें हम, Fe+3 present in 12.5% of TB
and 25% of and in 25% of OV and Fe plus 2 present in 25% of OV, 25% of OV, और इस टाइप की इसके अंदर स्ट्रक्चर मिलेगा। यहाँ पे आपकी जितनी भी क्रिस्टलिस्टिक्स थी वो कंप्लीट हो गई है। एक चीज और मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि आयरन कौन कौन से ऑक्साइड बनाता है और उनकी कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है। हमेशा ही कोई भी क्रिस्टल होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्रिस्टल के अंदर प्रेजेंट जितने भी पार्टिकल होते हैं उनका नेट कैटायनिक और नेट एनायनिक चार्ज इक्वल होता है और नेट चार्ज 0 हो जाता है। ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, एक तो FeO होता है, एक Fe2O3 होता है, एक Fe3O4 होता है, Fe3O4। FeO और रॉक सॉल्ट टाइप की स्ट्रक्चर रखता है, यानी कि FCC या CCP टाइप की स्ट्रक्चर। इसमें जो O-2 है वो CCP होता है और Fe+2 है NaCl की तरह, Na+ की तरह। Fe+2 प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन ऑल ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, सभी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, सभी ऑक्टाहेड्रल वर्ड के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। इन केस ऑफ Fe2O3 it is HCP structure, it contain HCP structure, O-2 form HCP lattice presenting 2/3 of octahedral words। टेट्राहेड्रल वर्ड्स बिल्कुल खाली होती है, 2/3 octahedral words के अंदर प्रेजेंट होता है। It is having inverse spiral structure, Fe+3 1/8 of OV and 1/8 of TD and 1/4 of OV इनमें प्रेजेंट होता है। Fe+2 1/4 of OV के अंदर प्रेजेंट होता है और O-2 CCP लैटिस बनाता है, यानी स्ट्रक्चर इनवर्स स्पाइरल की भी कैसी होती है, CCP और FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और क्यूबिक क्लोज पैकिंग टाइप की स्ट्रक्चर होती है। Fe और रॉक सॉल्ट की स्ट्रक्चर होता है। ये O-2 और Fe+2 की प्रेजेंस मैंने आपको बता दी कहाँ पे प्रेजेंट होती है। एक यूनिट सेल में रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर की एक यूनिट सेल में कितनी यूनिट्स होती हैं, 4 यूनिट होती हैं। एक यूनिट सेल में 4 यूनिट होंगी, Fe होगी। उसी टाइप से Fe2O3 HCP बनाएगा। इनकी पोजीशन बता देता हूँ कि O-2 तो 6 हो जाएंगे क्योंकि HCP है, और हो जाएंगे कितने, OVs इसके अंदर होंगी वो 12 होंगी, सॉरी OVs इसके अंदर होंगी वो 6 होंगी, क्योंकि जितने पार्टिकल होते हैं उतनी OV होती है यूनिट सेल में। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। अब ऑक्टाहेड्रल वर्ड 6 है तो 2/3 के अंदर ये प्रेजेंट है। टू प्रेजेंट इन 4 OV, जैन फार्मूला Fe4 एंड O6, देन यूनिट सेल फार्मूला क्या आ जाएगा, Fe3, ये तो यूनिट सेल फार्मूला हो गया, Fe2O3, ये हो जाएगा आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला। यानी कह सकते हैं हम इन 1 यूनिट सेल 2 Fe2O3 units are present, और इसी टाइप की स्ट्रक्चर होती है एल्यूमिना की, Al2O3। एल्यूमिना also contains same structure of Fe2O3। ये इनकी स्ट्रक्चर्स हो गई है। ये आपकी कंपटीशन की उसके अंदर दृष्टि में बहुत अच्छी है। जो नॉलेज मैंने आपको यहाँ पे दी है, इनको अच्छी तरह से पढ़ना, अच्छी तरह से पढ़ते हुए और अपने क्वेश्चंस करना इनके साथ। सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। कोई भी कहीं पे नहीं अटकेगा कहीं पे भी। इसके बाद इसी के अंदर मैं एक्सरे डिफ्रैक्शन की बात करता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें जितना हो सके। अब मैं बात कर रहा हूँ एक्सरे डिफ्रैक्शन इन क्रिस्टल्स की।
ब्रेग्स लॉ और ब्रेग्स इक्वेशन। ब्रेग इक्वेशन, एक्स रे डिफ्रेक्शन, बिल्कुल सिंपल सा है। ब्रेग, WH ब्रेग एंड WL ब्रेग। दोनों फादर एंड सन थे, फादर एंड सन। तो दोनों ने एक साथ ये बताया कि जिस टाइप से प्लेन मिरर के ऊपर एक सिंपल लाइट क्या होती है, बॉम्बार्ड करती है, तो वहां से रिफ्लेक्ट होती है। प्लेन मिरर के ऊपर एक सिंपल लाइट जो बॉम्बार्ड करती है तो वहां से वो रिफ्लेक्ट होती है। सिमिलरली एक्सरेज क्रिस्टल के लेटेस्ट पॉइंट से, लेटेस्ट पॉइंट मीन्स पार्टिकल पे, क्रिस्टल्स की जो लेयर्स बनी हुई है उनमें पार्टिकल्स से टकराने के बाद या बॉम्बार्ड होने के बाद वहाँ से डिफ्लेक्ट होते हैं और रिफ्लेक्ट होते हैं, यानी कि उसके आर पार नहीं जा सकते। और इसी बेस पे हम बॉन्स जब ब्रेक हो जाती हैं उस टाइम उसका क्या करते हैं, एक्सरे लेते हैं। तो एक्सरे में क्या होता है, बॉन्स जो बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है विच इज क्रिस्टल, और कैल्शियम कार्बोनेट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक्सरे जैसे ही उस पर टकराते हैं उसको वापस भेज देते हैं या उसको क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इसलिए उसके आर पार नहीं जा सकती। और उसके आर पार जाने वाली जो या पास करने वाली जो एक्सरेज होती हैं वो फोटोग्राफिक प्लेट को, जो फिल्म होती है उसके सामने लगी होती है, उस फिल्म को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। जो आर पार नहीं गई, रिफ्लेक्ट होगी, उसको अफेक्ट नहीं कर पाती है। और जब हम फिल्म को डेवलप करते हैं तो हमारी जो हड्डी की जो क्रिस्टल्स थे या क्रिस्टल्स जो बनी हुई थी वो क्रिस्टल जैसे टकराई एक्सरेज, उसकी जगह बिल्कुल खाली आती है, अदर जो जगह आती है वो ब्लैक आ जाती है, जिससे हम देख के पता लगा सकते हैं कि कहाँ से डिफ्रैक्शन हुआ है और कहाँ से नहीं हो पाया है, यानी कि क्रैकिंग कहाँ पे है जहाँ से एक्सरे आर पार हो गई। सिमिलरली क्रिस्टल्स में भी ऐसा होता है। क्रिस्टल्स में क्या होता है कि लेयर्स बनी हुई है, लेयर्स के अंदर कंसिस्ट पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स से एक्सरे टकराई, एक्सरे टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट होगी, आर पार नहीं गई, तो सामने जो एक्सरे प्लेट रखी होगी या फोटोग्राफिक प्लेट रखी होगी वो उस पार्टिकल को एक्सप्रेस करेगा कि यहाँ से एक्सरे पास होकर नहीं आई है। तो वहाँ पे जो पॉइंट्स आएंगे उनके डिस्टेंस के बेस पे हम उस क्रिस्टल की स्ट्रक्चर, उसकी डेंसिटी, उसके क्रिस्टलोग्राफ, उसकी कंप्लीट पोजीशन या पार्टिकल्स की सिचुएशन, पार्टिकल्स की लोकेशन हम उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू WH ब्रेग एंड WL ब्रेग, एक्सरे आर डिफ्रैक्ट और रिफ्लेक्ट फ्रॉम लेटेस्ट पॉइंट्स। सिमिलरली किस टाइप से, जिस टाइप से प्लेन जो मिरर है उसके ऊपर रिफ्लेक्ट होती है कौन, लाइट। According to WH ब्रेग and WL ब्रेग, X-rays are diffract or reflect from lattice point lattice point का मतलब पार्टिकल अगर होगा तो उससे टकरा के रिफ्लेक्ट होगी, पार्टिकल नहीं होगा तो आर पार निकल जाएगी। तो पार्टिकल की लोकेशन हमें पता लग जाएगी क्रिस्टलोग्राफ से। तो एक्सरे आर डिफ्रैक्ट और रिफ्लेक्ट फ्रॉम लेटेस्ट पॉइंट, लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर, एंड वी कैन डेवलप crystallograph on X-ray photographic plate. X-ray photographic plate. It's really called crystallography. And by crystallography we can consider, we can identify location of lattice points, distance between layers, and
other properties like symmetry, defects, we can identify location of lattice point, distance between layers and other properties like symmetry or defects in crystals. यानी कि एक्सरे डिफ्रैक्शन से या एक्सरे जो क्रिस्टलोग्राफी है उससे हम किसी क्रिस्टल की स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज ले सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेयर्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है, पार्टिकल्स की लोकेशन क्या है, पार्टिकल अगर इस लोकेशन पे था तो नेक्स्ट भी उसी लोकेशन पे आना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि रेगुलर अरेंजमेंट होना चाहिए, फिर भी वहाँ डिसलोकेट हो चुका है पार्टिकल, तो हम पता लगा सकते हैं कि क्रिस्टल डिफेक्टिव है कि नहीं है। डेंसिटी कितनी है क्रिस्टल की, ये भी पता लगा सकते हैं इससे हम। तो जनरली हम लेयर्स के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करके और उनके प्लेन्स की सिमेट्री को भी हम देख सकते हैं। इस चीज को हम बोलते हैं क्रिस्टलोग्राफी। तो WS ब्रेक और WL ब्रेक के अकॉर्डिंग सपोज करो कि ये लेटिस पॉइंट है एक लेयर की और ये सेकंड लेयर की लेटिस पॉइंट है। इन दोनों लेयर्स के बीच की डिस्टेंस d है। क्रिस्टल की लेयर्स बनी हुई है जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है d, और पार्टिकल्स की या लेटिस पॉइंट्स की लोकेशन ये है। पार्टिकल आयंस भी हो सकते हैं, मेटल के होंगे, एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। ये एक एक्सरे सोर्स है, इससे एक एक्सरे यहां से यहां टकराई और रिफ्लेक्ट होगी, लेटिस पॉइंट पे टकराई और रिफ्लेक्ट होगी। दूसरी एक्सरे भी यहां से यहां टकराई और रिफ्लेक्ट होगी। ये एक्सरे ए यूज कर रहा हूं मैं, ये एक्सरे बी यूज कर रहा हूं, ये ए है और ये बी है। इस पॉइंट को मैं ओ नाम दे रहा हूँ कि यहाँ से एक लाइन बना ली मैंने, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना लिया, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना लिया। ये एंगल जो था वो थीटा था, ये एंगल भी वो थीटा है। ये मैंने पी क्यू एंड आर एंड ओ दो पॉइंट बना लिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस कि एक्सरे को जब हमने यहाँ से लाइट सोर्स से या एक्सरे सोर्स से भेजा तो यहाँ से यहाँ तक की दोनों ने डिस्टेंस सेम कवर की, लेकिन ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और ये आगे चली और फिर यहाँ से यहाँ आई, रिफ्लेक्ट होके और चली। यानी कि ये पाथ और ये पाथ इसने सेम टाइम में सेम डिस्टेंस के लिए कवर किया। केवल दोनों के बीच में जो डिस्टेंस का पार्ट डिफरेंस आया वो ये आ गया कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस आ चुका है दोनों के बीच। कहने का मतलब ये है कि दोनों एक्सरे को जब एक साथ हमने भेजा तो दोनों एक्सरे का पार्ट डिफरेंस अलग था, मतलब पाथ का डिफरेंस आया। एक एक्सरे यहाँ से टकरा के रिफ्लेक्ट होगी, एक आगे जाके रिफ्लेक्ट होगी। तो पाथ का डिफरेंस कितना हो गया कि दोनों यहाँ से यहाँ तक तो सेम डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से यहाँ तक इसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया सेकंड वाली ने, और फिर यहाँ से यहाँ तक फिर इक्वल डिस्टेंस कवर किया। तो सेकंड वाली का पार्ट ज़्यादा था बजाय किससे, फर्स्ट वाली से। तो इन ट्रायंगल 90 डिग्री वाले बने हुए, तो इन ट्रायंगल पी क्यू ओ के अंदर अगर हम देखते हैं तो पी क्यू ओ के अंदर ये थीटा है साइन थीटा, which is equal to sin थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, पी क्यू अपॉन ओ क्यू। और पी क्यू जो है आपके पास वो पी क्यू ही है, यहाँ पे पी क्यू है उसको मैं पी क्यू ही नोट कर रहा हूँ, डिवाइड बाय ओ क्यू है वो डी है, यानी पी क्यू which is equal to डी साइन थीटा। क्यू की वैल्यू निकाली क्योंकि हमें पाथ का डिफरेंस निकालना है। इन ट्रायंगल क्यू आर ओ साइन थीटा विच इज इक्वल टू ओ आर सॉरी क्यू आर अपॉन ओ क्यू, क्यू आर अपॉन ओ क्यू एंड ओ क्यू इज इक्वल टू डी, क्यू आर अपॉन डी, then QR this is equal to d sin theta। यानी कि यहाँ से PQ is equal to d sin theta and QR is equal to d sin theta, and according to this path difference
is directly proportional to lambda, where lambda is wavelength of X-ray. लैम्डा यहाँ पे एक्सरे की वेवलेंथ है. पार्ट डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. प्रोपोर्शनल के साइन को इसने ऑपोजिट किया, मतलब ओपन किया. तो पार्ट डिफरेंस विच इज इक्वल टू एन लैम्डा. इसने बताया कि दोनों एक्सरेज के बीच का पार्ट डिफरेंस, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पार्ट डिफरेंस इसकी लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एक्सरे सोर्स की लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. यानी पार्ट डिफरेंस is directly proportional to wavelength of X-ray. X-ray की वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू ये आ गया. इसके अलावा हमने कैलकुलेट कर लिया कि दोनों के पाथ का डिफरेंस PQ प्लस QR भी है. पाथ डिफरेंस which is equal to PQ प्लस में QR. PQ और QR है, और PQ और QR मैंने यहाँ निकाल दिया. PQ is equal to D sin theta and QR is equal to D sin theta, which is equal to 2D sin theta. यानी इसके अकॉर्डिंग आ गया कि n लैम्डा which is equal to 2D sin theta. और इसी इक्वेशन को नाम लेते हैं हम ब्रेड इक्वेशन. ब्रेड इक्वेशन. थीटा ये एंगल है जो यहाँ बना हुआ है. D दो लेयर्स के बीच की डिस्टेंस है. n एक इंटीजर है. 1 2 3 जीरो नहीं हो सकता, 1 2 3 4 होगा. 1 और 2 3 4 डिपेंड करेगा कि कितने ऑर्डर का वो आपके पास आया हुआ है. जो डिफरेंस आया वो कितने ऑर्डर का आया हुआ है. फर्स्ट और सेकंड लेयर के बीच का अगर डिफरेंस आता है इसका मतलब n की वैल्यू 1 होगी. फर्स्ट और थर्ड के बीच पहली लेयर के अंदर टकराता है कौन, A, और थर्ड लेयर के अंदर टकराता है जो B, जो एक्सरे जो थर्ड में, सेकंड में नहीं टकराती, सेकंड में आर पार निकल जाती है. तो थर्ड में टकराती है तो उसके लिए आ जाएगा 2 n की वैल्यू. अगर फर्स्ट में एक लेयर एक्सरे टकराती है और एक एक्सरे फोर्थ में टकराती है तो उसके लिए n की वैल्यू 3 आ जाएगी. n इंटीजर है. n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा. इससे हमारे पास लैम्डा पता होता है, n की वैल्यू पता लग जाती है, d हम कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू थीटा. ये ब्रेक इक्वेशन है. यानी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से ही हम किसी क्रिस्टल की एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन ले सकते हैं. यहाँ पे कंप्लीट हो गया एक्सरे डिफ्रैक्शन. लगभग एक लेक्चर और बचा है सॉलिड स्टेट में, जो कल या परसों में अपलोड हो जाएगा. ये कंप्लीट हो जाएगा और इसके सभी क्वेश्चंस कर लेना. IIT जी मेंस एडवांस नीट UG जिपमेर एम्स और 12th 11th क्लास के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं ये चीज़ें. ये सभी चीज़ आप एक सीरियसली नोटबुक बनाएं, नोटबुक के अंदर ही इसको लिखें सब चीज़ों को, और उसके बाद इसकी तैयारी करें और वीडियो रेगुलर देखते रहें. नेक्स्ट वीडियो के लिए कल या परसों अपलोड हो जाएगा वो, उसके लिए आप तैयार रहें.